देखिए बेटे ये 3 स्फीयर दिए हुए हैं हमें, और ये 3 स्फीयर कैसे हैं? आइडेंटिकल है। कैसे हैं? आइडेंटिकल है। और इन तीनों स्फीयर का जो मास है वो कितना है? मास तीनों का कितना है? m है। और एंड रेडियस कितना है इन सब का? r है। ये तीनों आइडेंटिकल एक तरह से प्लेस है। हमसे बोला गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालो, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है? इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ये किस तरह से प्लेस है? आंसर है ये 2 डायमेंशन में प्लेस है। अगर ये 2 डायमेंशन में पार्टिकल प्लेस है, ये सिस्टम प्लेस है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, वो फार्मूला किसके लिए बनाया गया है? पॉइंट पार्टिकल के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। किसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के लिए बनाया गया है, पार्टिकल्स के लिए। लेकिन उस फार्मूले में, क्योंकि वो फार्मूला पार्टिकल्स के लिए बनाया गया है, उस फार्मूले में हम इस सिस्टम के फार्मूले को सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें खुद हर एक सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं? n पार्टिकल हैं। इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है। तो इसमें एक सिस्टम को हम एक पार्टिकल तो कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फार्मूला किसके लिए बनाया है? पार्टिकल्स के लिए बनाया गया है। तो क्या तरीका है? आंसर है तरीका ये है कि ये जितने हमारे पास 3 सिस्टम है, तीनों सिस्टम को पार्टिकल बना लो। तो सिस्टम को पार्टिकल कैसे बनाया जा सकता है? तो आंसर है सिस्टम को एक पार्टिकल की तरह हम बिहेव करा सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस बॉडी का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस पूरी की पूरी बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेट है। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज क्या? सेंटर ऑफ मास। तो हम ये मानते हैं कि इस बॉडी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस बॉडी का टोटल मास क्या है? कंसंट्रेट है। और वो एक ही पॉइंट होगा, वो एक ही पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ मास। और वो पॉइंट किस तरह से बिहेव करेगा? एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और उस पार्टिकल का मास कितना होगा? जितना पूरे सिस्टम का होता है। और हमें पता है जब कोई भी बॉडी आइडेंटिकल होती है, तो आइडेंटिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? सेंटर पे। तो अगर ये पूरी बॉडी है, तो हम ये मानते हैं कि इस पूरी बॉडी का जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेट करेगा? इसके सेंटर पे। तो जब वो सेंटर पे कंसिडर करेगा, तो पूरी बॉडी एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है इस पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से इस बॉडी का जो पूरी बॉडी का जो मास है वो किसी एक पॉइंट पर होगा, और वो पॉइंट कैसे काम कर रहा है? एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मास भी कितना होगा इस पॉइंट पर? अगर हम देखें तो m होगा। इस वाले पार्टिकल का, इस वाले पूरे सिस्टम का मास कहाँ होगा? इसके सेंटर पे होगा। दिस इज सपोज टू बी ए सेंटर। इसके सेंटर पे होगा, और वो मास कितना है? m है। तो एक बात तो हमें समझ में आई कि पूरे सिस्टम का जो मास है वो कहाँ पे होगा? उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो हमने क्या करा? यहाँ पर एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये 3 पार्टिकल बना लिए। अगर हमें 3 पार्टिकल बना लिए, तो अब हम क्या सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं? आंसर है यस। अब हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला अवेलेबल होता है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वो किसके लिए होते हैं? पार्टिकल्स के। जो हमारे एक सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करके हम उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फार्मूला अवेलेबल होता है, वो फार्मूला किसके लिए बना है? तो आंसर है पार्टिकल्स के लिए बना है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ूँ, तो हम ये क्या देखते हैं इसके अंदर? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस वाले पोजीशन को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है? r। ये भी कितना है? r। अगर मैं इसको रेडियस, ये कितना है? r है, तो ये भी तो रेडियस कितना होगा? r। ये r है, तो ये भी कितना हो गया? r। इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ूँ इसको, तो ये कितना है? r। तो ये भी रेडियस कितना है? r। तो ये एक ट्रायंगल जैसा नहीं बन गया? लेकिन एक सिस्टम को सबसे पहले हमें किस तरह से बिहेव कराना पड़ेगा? एक पार्टिकल की तरह। ये हमेशा ध्यान रखना है, एक सिस्टम को एक पार्टिकल की तरह बिहेव कराना पड़ेगा। और वो पार्टिकल कहाँ होगा? उसके सेंटर ऑफ मास पे काम कर सकता है। आइडेंटिकल है तो कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। और अनसिमेट्रिकल बॉडी है तो कहीं भी हो सकता है। अब हमें पता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है इसका? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ओरिजिन। और ओरिजिन कहाँ लिया जाता है? तो हमने पता है कि ओरिजिन हम कहाँ पे लेते हैं? कॉर्नर्स पे लेते हैं या एजेस पे लेते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये इसमें से कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो। ये कॉर्नर है, तो इसको हमने क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। और यहाँ से इससे हमने क्या मान लिया? ये क्या हमारी एक्स एक्सिस है। और यहाँ से अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ऐसे बोल सकते हैं हम, ये क्या है इसकी? वाई एक्सिस है। दिस इज वाई एक्सिस। और ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? तो आंसर है इसके कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे निकालें दिस वन, तो ये एक्स एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? 0 और 0। यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया? 2r। दिस इज 2r। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? दिस इज 2r और कितना बनेगा? 2r। और वाई एक्सिस में कितना ऊपर है? 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2r।
ये वाला डिस्टेंस भी कितना है 2r, और ये डिस्टेंस भी यहाँ से आता कितना हो गया 2r हो गया। ऐसी तरह से इस वाले पार्टिकल के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक बाइसेक्टर अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ये, तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे है r, तो एक कोऑर्डिनेट तो r आ गया इसका। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस के हेल्प से। ये y एक्सिस में कितना ऊपर है, अगर ये r है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का 2r, r और r 2r, तो ये कितना है 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। अगर ये m पॉइंट है, ये एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को अभी अब मैं x मान लूँ, कितना मान लूँ x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना जाएगा x स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करो, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है x स्क्वायर, तो x कितना आ गया 3r स्क्वायर, तो ये 3r स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ गया r√3, कितना आएगा बेटे r√3, क्योंकि ये तो x स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया 3r स्क्वायर, तो x कितना आ गया r√3, तो यहाँ से यहाँ तक का ये x डिस्टेंस कितना है r√3। तो अगर हम बात करें इसके कोऑर्डिनेट निकालने की, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, एक कोऑर्डिनेट तो r है और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया r√3। इतनी बात समझ आती है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट बने, कौन कौन से बने, एक तो ये वाला, इसे हम क्या ले सकते हैं x1 y1, इसे क्या ले सकते हैं x2 y2, और इसे क्या ले सकते हैं x3 y3। अब फार्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलो शुरू करो। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस में निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो आंसर है x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 मास कितना है इस पॉइंट पर, मास तो ये था, लेकिन x1 कितना है 0, तो कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0 प्लस कितना आ गया यहाँ से, ये रहा मास कितना है यहाँ पर m, ये तो मास है m, और x कितना है यहाँ पे तक 2r, तो कितना आ गया m इंटू 2r प्लस में इस वाले पार्टिकल का जो इसका मास कितना है m, और x3 कितना है r, और टोटल मास कितना है यहाँ से यहाँ तक का 3 है। तो देखना कितना आ गया 2rm, और ये mr है, तो कितना आ गया 3 आ जाएगा इसमें, mr अपॉन में कितना है 3 है, कट के कितना आ गया r, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया r। ऐसे कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। इसके लिए फार्मूला क्या यूज होगा, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। फार्मूला लगाओ इसमें, m1 x1 मास कितना है m1 x1 0, m2 x2 m2 y2 0, तरह से m3 y3 mr√3, और नीचे कितना है m से m कट गया, और इस √3 से √3 चला जाएगा, तो कितना आ गया r√3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास r x एंड y इज इक्वल टू कितना है r एंड r√3, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। इसका ना समझ आ गया कि यहाँ से अगर हम कितना डिस्टेंस पे चलें r, यहाँ से r चलें और यहाँ से r√3 का मतलब होता है 1.73 और इंटू r, तो यहाँ से कितना चलना पड़ेगा, ये इसका सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, ये तो रेडियस इतना आ ही जाएगा, यहाँ से इससे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, कुछ यहाँ पे कहीं आ जाएगा।